आजकल की युवा पीढ़ी जिस मॉडर्न समय के साथ तेजी से दौड़ रही है, इसी दौड़ते हुए युग में इन नव युवकों के जो वैवाहिक जीवन है वो बिखरते जा रहे हैं। आजकल के जो नौजवान हैं और नौजवान युवतियां हैं, ये अपने वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। ऐसा मेरा अपना मानना है कि लोग अपने ईगो को आगे रखते हैं, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाते हैं कि नहीं, मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीना है, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर उन दोनों पति पत्नियों में जब विचारों का तालमेल नहीं बैठता, उनमें विचारों का सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को बिखरने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। उनका जो वैवाहिक जीवन है उसको समाप्त होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। और हंसता खेलता परिवार जो हमेशा फैमिली के लोग एक उम्मीद करते हैं कि ये लोग अच्छी सी जिंदगी जिएंगे, और जब विवाह के समय उस नवयुवक और नवयुवती को जो हजारों लोग उस कार्यक्रम में एकत्रित होते हैं, उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों की अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाने के कारण, अपने ईगो को आगे रख पाने के कारण उन लोगों का भी आशीर्वाद ऐसी व्यर्थ में चला जाता है, बेकार चला जाता है। और मजबूरन फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स चाहकर भी उन दोनों की हेल्प नहीं कर पाते। आजकल ये सब आम हो गया है। दोस्तों, आज की जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की रहने वाली प्रियदर्शनी एक बहुत ही होनहार छात्रा थी। उसके पिताजी उसकी बहुत मदद करना चाहते थे, क्योंकि आज का युग ऐसा आ गया है कि हर बाप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, उसको शिक्षित करना चाहता है, ताकि इन फ्यूचर जब वो अपना वैवाहिक जीवन जिए तो ना सिर्फ गृहस्थी जिम्मेदारी को संभाले, बल्कि उस गृहस्थी के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करे। इस बात के लिए भी पिता मानसिक रूप से तैयार है। वह चाहता है कि उसकी बेटी भी जॉब करे, उसका हस्बैंड भी जॉब करे, क्योंकि आज का युग जो महंगाई का युग है, इसमें एक व्यक्ति के कमाने से परिवार नहीं चलेगा। अगर दोनों पति पत्नी मिलकर अर्निंग करें, कुछ कमाने का स्रोत ढूंढें, तो निश्चित रूप से परिवार बहुत बेहतर हो सकता है। दोस्तों, प्रदर्शनी की जब उम्र बढ़ी तो प्रदर्शनी की माँ ने एक दिन उसके पिता से कहा कि बेटी जब जवान हो गई है, अब आप अपने घर से निकलना चाहिए, इसके विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। तब उसके पिता ने कहा कि नहीं, अभी हमारी बच्ची छोटी है, अभी तो वो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है, अभी उसने बहुत पढ़ना है। तब माँ कहती है कि पिता के लिए तो बेटी हमेशा छोटी दिखती है, लेकिन मैं बताती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, और माँ होने के साथ साथ मैं एक महिला भी हूँ। आपने अब बेटी के लिए कोई योग्य लड़का देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। हम बेटी को बाद में भी सपोर्ट करते रहेंगे, वो पढ़ती लिखती रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त के अनुसार हमें बेटी को विवाह के बंधन में बांध देना चाहिए। तो पिता की समझ में भी बहुत जल्दी ये बात आ गई कि अगर उसकी पत्नी प्रियदर्शनी की माँ उसको ये एडवाइस करती है, उसको सजेस्ट करती है कि बेटी के विवाह के लिए उसे उसके योग्य कोई लड़का देखना चाहिए, उसकी तलाश करनी चाहिए, तो उसके अनुसार वह अपने मिलने जुलने वाले लोगों से, अपने मित्रों से और तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उन सबसे वो बात करता है। तो बातचीत करने के दौरान उनका एक जो साथी होता है वो उनको बताता है कि भाई साहब, एक नेक लड़का है और आप देख लीजिए एक बार उसको और शादी कर दीजिए। तो जब प्रदर्शनी के पिताजी उस लड़के के घर पहुंचते हैं, जिसका नाम विपिन था, विपिन एक बहुत ही होनहार लड़का था और वह फोर्स में नौकरी करता था, इंडियन आर्मी का एक सोल्जर था वो। तो जब उसे रागवाग ठीक दिखा, क्योंकि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक थी, घर मकान भी अच्छा बना हुआ था, तो उन्होंने उस लड़के को देखा और उन्हें लगा कि जो उनका लड़का है वो उनकी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट है, सुइटेबल है, उनका जो लाइफ है वो शायद कंफर्टेबल रहेगा, दोनों लोग बेहतर समय, बेहतर हिसाब से जिंदगी जी पाएंगे। तो उन्होंने उस लड़के के लिए एग्री कर दिया। और जब लड़के पक्ष के लोग लड़की को देखने आए तो वो भी प्रदर्शनी को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि जो प्रदर्शनी है उनकी फैमिली के अनुसार, उसकी हाइट, उसकी सुंदरता, उसकी जो सच की योग्यता है, उसके अनुसार एकदम परफेक्ट है। और जब दोनों तरफ से रजामंदी होती है तो वह रजामंदी खुशियों में बदल जाती है, और बहुत जल्दी एक विवाह की तारीख निश्चित की जाती है, तय की जाती है, और उस निश्चित तारीख पर उन दोनों की जो विवाह की रस्में वो पूरी की जाती हैं। हजारों लोग उस विवाह के कार्यक्रम में शामिल होते, और जो भी नवयुवक और नवयुवती थी, प्रदर्शनी और विपिन, उन दोनों लोगों को वो सभी लोग आशीर्वाद देते हैं ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सकें।
लेकिन प्रदर्शनी जब शादी के बाद विपिन के घर में पहुंची, तो जैसा कि विपिन एक आर्मी का सोल्जर था, वो हर समय घर पे तो नहीं रह सकता था, उसने ड्यूटी भी करनी थी। इसलिए जब वो अपनी ड्यूटी पर चला गया तो कुछ ही दिन बाद प्रदर्शनी अपने पिता के घर अपने मायके चली गई। जब ससुराली लोगों ने विपिन से कहा कि बेटा बहू को लगभग 1 महीना होने को है, अभी तक वो अपने पिता के घर से वापस नहीं आई है, तब विपिन ने अपनी पत्नी के पास फोन किया और उससे कहा कि आपको 1 महीना अपने पिता के घर में रहते हुए हो गया है, आपने अब अपने ससुराल जाना चाहिए। माताजी पिताजी सब लोग बोल रहे हैं कि बहू नहीं आई है। तो वो बोलते हैं कि मैं घर पे जाके क्या करूंगी, आप तो ड्यूटी हो और फिर मुझे वहां अच्छा भी नहीं लगता, तो अगर आप घर पे आ जाते हो तो मैं आ जाऊंगी। तो विपिन ने कहा कि ऐसे नहीं चल पाएगा, मैं एक सोल्जर हूँ और परिवार संभालने के साथ साथ देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, जो एक सैनिक की जिम्मेदारी है कि उसने अपने पूरे जी जान से अपने देश की सेवा करनी है, तो उसके लिए मुझे ड्यूटी पर तैनात रहना होता है। इसलिए आप सब ये बातें जब सामने रखेंगी तो बड़ा कष्ट होगा। तो प्रदर्शनी को भी कहीं ना कहीं लगा के अभी उसकी नई नई शादी हुई है, अभी वो इन सब बातों के लिए जिद करेगी तो कष्ट आ सकता है। इसलिए प्रदर्शनी अपने ससुराल चली जाती है। वो 15-20 दिन वहां अपने ससुराल में रहती है और उसके बाद फिर अपने पिता के घर आ जाती है। तो ये जो सिलसिला है कि कभी ससुराल जाना पिता के घर आना, ऐसा माहौल बन गया था कि प्रदर्शनी ससुराल में 10 से 15 दिन रहती और महीने 2 महीने अपने पिता के घर में रह के जाती। तो प्रदर्शनी के इस व्यवहार से कहीं ना कहीं जो विपिन था उसके परिवार के सदस्य नाखुश थे। उन्हें लगता था कि जब बेटे की शादी हो गई है तो बहू को उसके ससुराल में होना चाहिए। वहीं प्रदर्शनी का अपना मानना था कि जब उसका पति ही उसके घर पर नहीं है तो वह ससुराल में रहकर करेगी क्या। वह घर की नौकरानी नहीं है जो केवल जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे, उनके कपड़े साफ करना, घर में साफ सफाई रखना, खाना बनाना, वह सब कब तक उन लोगों के लिए करती रहेगी। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनी और जो विपिन था उनके विचारों के बीच बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा था। उनकी विचारधारा में किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं थी। तो जब इस प्रकार का वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, साल से लगभग 1.5 साल हो गया और ये समय कितनी तेजी से गुजरा पता ही नहीं चला। दोस्तों एक दिन और जब फिर विपिन के माता पिता विपिन से शिकायत करते हैं कि बेटा जो बहू का चाल चलन है वो ठीक नहीं है, ससुराल के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो किसी भी प्रकार से सकारात्मक नहीं दिखता, परिवार के हित में नहीं दिखता, तो आप उसको समझाओ बेटा वो अपने पिता के घर से यहाँ पर आ जाए। तो विपिन एक बार फिर उसको फोन करता है और प्रदर्शनी के पिता से कहता है कि पिताजी आप प्रदर्शनी को घर भेज दीजिए, माता जी का भी स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहता, चूंकि वो एक वृद्धावस्था से गुजर रही हैं और इस एज में उन्होंने उनकी बहू की हेल्प की जरूरत है और प्रदर्शनी आपके घर पर रुकती है तो बड़ा फैमिली एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसको तकलीफ हो रही है। पिताजी जॉब के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, माताजी घर में अकेली रह जाती हैं, बड़ा कष्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा मैं प्रदर्शनी को समझाता हूँ। और जब उन्होंने प्रदर्शनी से कहा कि बेटा आपने अपने ससुराल चली जाओ, हमारी सासू माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, तब प्रदर्शनी पिता से कहती है कि पिताजी वो घर मेरे लिए बड़ा नरक सा बन गया है। जो विपिन जी हैं वो अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, बहुत कम छुट्टियां मिल पाती हैं, वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, तो भला मैं उनकी सेवा में एक दासी के रूप में कब तक काम करूंगी। तो ये सब बात प्रदर्शनी ने पिता के सामने रखी तो पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, वैवाहिक जीवन में बन के हमें जो भी ससुराली पक्ष की जो जिम्मेदारियां, घर परिवार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने उसको फॉलो करना ही पड़ता है, उसको निभाना ही पड़ता है। तो वो कहती है कि पिता ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो विपिन के पास फिर प्रदर्शनी के फादर एक बार उसको फोन करते हैं और उससे कहते हैं बेटा प्रदर्शनी जाने से तो मना कर रही है, वो कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक विपिन जी नहीं आएंगे। तो विपिन एक बार फिर प्रदर्शनी को फोन लगाता है और वो कहता है कि अगर आपको अपने पिता के घर में ही रहना है तो तुम ऐसा करो, तलाक क्यों नहीं ले लेती। तो प्रदर्शनी कहती है कि हाँ तलाक, अगर तुम्हें तलाक ही देना है तो दे दो, मना किसने किया है। जब उन दोनों में ज्यादा हॉट टॉक होता है, गर्मा गर्मी में बातें होती हैं, तो विपिन इमीडिएटली वहां से अपनी छुट्टी सैंक्शन कराता है और छुट्टी लेकर के अपने घर आ जाता है और प्रदर्शनी को बुलाने की बजाय वो सीधा अदालत जाता है और वहाँ कोर्ट में जाकर के वो वहाँ के वकील से मिलता है, अपना वकील हायर करता है और अर्जेंट में एक फैसला लेता है कि उसने अब हर हाल में
प्रदर्शनी को तलाक देना, वो किसी कीमत पर अब उसके साथ नहीं जिएगा, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो प्रदर्शनी के खिलाफ जो तलाक का केस था, जो डिवोर्स का केस था, तो वो विपिन उसको फाइल कर देता है। लगभग 8 दिन बाद जब सम्मन उसके घर पहुंचते हैं, तो प्रदर्शनी उन सम्मन्स को देखकर बड़ी हैरान रह जाती है कि विपिन ने मेरे खिलाफ तलाक का केस डाल दिया है। तो मामला अदालत जब पहुंच गया, तो प्रदर्शनी के फादर ने भी एक वकील हायर किया। तो दोनों लोगों में जब ये मामला चलता रहा, लगभग 8 से 10 महीने गुजर गए। तो दोस्तों एक दिन की बात है, अदालती कार्रवाई के बाद, तारीख करने के बाद दोनों लोग अपने घर जा रहे थे, और तभी विपिन जब रास्ते में जब पहुंचता है, अपने कोर्ट रूम से निकलता है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे वो देखता है कि लोगों का बहुत बड़ा झुंड है वहां पर, और कोई शायद घायल अवस्था में रोड के किनारे पड़ा हुआ है। तो विपिन अपनी वहाँ कार खड़ी करता है साइड में, और जब जाकर भीड़ में देखता है, तो वह देखकर एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि जो घायल अवस्था में वह महिला पड़ी हुई थी, वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रियदर्शनी थी। न जाने क्यों विपिन के दिल में तरस आ जाता है कि ये विषम परिस्थिति में है, लोग केवल खड़े होकर तमाशा बना रहे हैं, उसकी हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तो वह भीड़ को एक साइड में करता है और प्रदर्शनी को अपनी बाहों में भरकर अपनी गाड़ी में लेटाता है और सीधा उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाकर उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज डॉक्टर आप इसको बचा लीजिए। डॉक्टर की जो टीम है वो तुरंत अलर्ट हो जाती है। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि बेटा, एक्सीडेंट की वजह से इसको काफी गंभीर चोटें आई हैं और इसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है, इसलिए इसको कम समय में बहुत जल्दी से रिकवर करने के लिए हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुरंत ही उस बात के लिए विपिन तैयार हो जाता है, वो अपना ब्लड भी देता है उसको। और जब ब्लड उसको डोनेट किया जा रहा था, ब्लड जब चढ़ाया जा रहा था प्रदर्शनी को, तभी उसकी आंख खुल जाती है, और जब वो साइड में देखती है कि एक बिस्तर पर वह स्वयं लेटी है और एक हॉस्पिटल में दूसरे बिस्तर पर उसका पति स्वयं विपिन लेटा हुआ है, तो उसको देखकर बड़ी हैरानी होती है, तो उठने का बिस्तर से मन करती है। तभी जो प्रदर्शनी के होते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो प्रदर्शनी के मम्मी पापा थे, वो उसको मना करते हैं कि बेटा आपकी हालत ठीक नहीं है, आपने उठना नहीं है। तब वो धीरे से अपने पिता से कहती है कि पिताजी, विपिन जी यहाँ कैसे आए हैं, क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि बेटा जब तुम जा रही थी तो तुम्हें मालूम है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहां तो विपिन जी उस समय नहीं थे। कि हाँ ये पता नहीं कहाँ से उस समय आ गए थे और ये उसी समय तुमको यहाँ अस्पताल ले आए और तुम्हारा इलाज कराया। ना सिर्फ तुम्हें यहाँ पर लाकर उन्होंने भर्ती किया है, बल्कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपना ब्लड तक दिया है, और उसी ब्लड को डोनेट करने के लिए वो इस बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो जब ये सब प्रदर्शनी सुनती है, तो उसके एकदम आंखों में से आंसू निकल आते हैं। उसको बहुत पश्चाताप हो रहा था, आंसू दुख के नहीं बल्कि पश्चाताप के थे कि उसका पति एक तलाक होने की अवस्था में भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, जबकि उसने पति के अकॉर्डिंग कभी चलने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए वो बिस्तर पर लेटी लेटी एक ऐसी प्लानिंग बनाती है कि अब उसने अपने पति को तलाक नहीं देना है, वह हर हाल में उसके साथ रहेगी। और जब वह रिकवर होने के बाद अगली तारीख पर अदालत जाती है, तो वह जज साहब के सामने ये स्वीकार कर लेती है कि जज साहब उसने तलाक नहीं लेना है, प्लीज आप विपिन जी को भी समझाइए कि वो मुझे तलाक नहीं दें। तो जब विपिन से बात की जाती है, तो जज महोदय उससे कहते हैं कि हाँ विपिन जी, आप बताइए आपकी क्या मनसा है, क्या मन स्थिति है, आप प्रदर्शनी को तलाक देना है कि नहीं देना है। तो विपिन को भी लगा था कि कहीं ना कहीं इसको पश्चाताप हुआ है, अब ये अपने आप को सुधार लेगी, परिवार में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, इसलिए विपिन ने भी हामी भर दी और उनका तलाक का केस वहीं जज ने खारिज कर दिया। आज प्रदर्शनी और विपिन दोनों हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छा सा परिवार है। तो दोस्तों है ना बड़ी हैरत में डाल देने वाली कहानी, जहाँ एक प्रदर्शनी अपने पति के साथ विचारों का तालमेल नहीं बना पा रही थी, विपिन के परिवार के सदस्यों के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो उसको सोचने पर मजबूर करती है और वो अपना डिसीजन बदलती है। और आज जब विचारों का सामंजस्य बैठा, तो प्रदर्शनी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, बहुत सारी। उन खुशियों के साथ वह अपने भविष्य के सपने सजो रही है, अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और इस कहानी से दूसरे लोगों को भी कुछ सीख मिले, इसलिए इस कहानी को अपने चाहने वालों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो प्लीज़ अपने हंसते खेलते परिवार को आग ना लगाओ। आप लोग पति पत्नी के साथ अच्छा सा सामंजस्य बिठाओ। ये जो जीवन है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि ये जो जीवन है वो दुखों से भरा पड़ा है। अगर इस भौतिक संसार में सुख पाने की आप चेष्टा करोगे, सुख पाने की मनसा करोगे, तो आपको कष्ट होगा। तो जब ये जीवन कष्टों से भरा ही है तो सुख की कामना क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि सुख की कामना करना ही दुख का कारण है। इसलिए दोस्तों, अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाए रहें, अच्छी सी जिंदगी जीते रहे, अपना परिवार आगे बढ़ाते रहें, अपने परिवार में खुशियां लाते रहें। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए अर्जुन सर की तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।